बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके 14 आपके प्रैक्टिस एंड डाउट का तरह देखते हैं। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ केट एंड कंपनी एट जून 1 2010। सर आपको शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, ट्रांसलेशन रिजर्व दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो एक 6 अकाउंट्स आपको इक्विटी के दिए गए हैं। टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर आपने कमाया 2009, 2010, 2011 में प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। और एक्सचेंज गेंस आपको दिए हुए हैं। एक्सचेंज गेंस कहाँ पे इनकॉर्पोरेट होंगे सर? एक्सचेंज गेंस सारे हमारे इनकॉर्पोरेट हो रहे होंगे ट्रांसलेशन इनकम में, ट्रांसलेशन रिजर्व में। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, राइट शेयर्स इशूड इन मार्च। मार्च में हमने 2010 में कुछ शेयर्स इशू किए हैं, 2011 में भी कुछ शेयर्स इशू किए। कैश डिविडेंड फाइनल डिविडेंड जो है हमने कैश के जो पे किए वो बता दिए, इंटरिम में जो कैश पे किया वो बता दिया। सिमिलरली स्क्रिप्ट डिविडेंड के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। 2009 में, 10 में और 11 में फाइनल और इंटरिम स्क्रिप्ट डिविडेंड जितना पे किया। पॉइंट नंबर 5, अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ट्रांसफर्ड एवरी ईयर फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स टू जनरल रिजर्व। सही है, एक नॉर्मल सी पॉलिसी है। प्रॉफिट का 10% निकाल के आपने जनरल रिजर्व में डाल देना है। And incremental depreciation for 2011 was rupees 2800 and 2010 was rupees 2400। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। सर अगर टॉप पे जाऊँ तो मैं चेक करता हूँ, मुझे बैलेंसेस कब के दिए हुए हैं? जनवरी 1 2010 के लिए। और मुझे बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 2011 के लिए। तो सर मुझे 2010 पूरे साल की मुझे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी होगी। इसके बाद मैं इस काबिल हूँगा कि 2011 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना सकूँ। सही, तो बेसिकली इस सवाल में मुझे 2 सालों की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तैयार करनी है। ठीक है जी। अच्छा, अगली चीज़ क्रोनोलॉजी क्या होगी सर? क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। सर सबसे पहले फ़ाइनल हमने जो अनाउंस किए वो फरवरी में अनाउंस किए, तो पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास फेब में आएगी फाइनल डिविडेंड की। सही है। उसके बाद मार्च में हमने राइट इशू किया। तो राइट इशू मार्च में आ जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या किया सर हमने? इंटरिम डिविडेंड इशू किया। कब? सितंबर में। तो सितंबर में इंटरिम डिविडेंड भी आ जाएगा। ठीक है जी। सर कोई शेयर इशू वगैरह इसमें नहीं है, तो कोई इसको इनकॉर्पोरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं हम। सर हमें बनाना है केट लिमिटेड के लिए। केट लिमिटेड के लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, पहले शुरू करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। 2010 जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम 2011 की बनाना शुरू करेंगे। जैसा सर यहाँ पे आपके पास बैलेंसेस कौन कौन से हैं? आपके पास बैलेंसेस थे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ट्रांसलेशन रिजर्व, ट्रांसलेशन रिजर्व के अलावा आपके पास था जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, और फाइनली रिटेन अर्निंग्स। सही, ये 6 अकाउंटिंग हेड्स हैं आपके हाथ में। एक एक करके काम शुरू करते हैं सर। सबसे पहला काम तो मैं ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा इन सवालों का, इन अकाउंट्स के। सवाल ने आपको बताया 15,000, 30,000, 4,000, 6,000, 47,000 एंड 3,400। तो इनको ऑपरेट कर लेते हैं सर। 15,000 शेयर कैपिटल, 30,000 शेयर प्रीमियम, 4,000 ट्रांसलेशन रिजर्व, 6,000 जनरल रिजर्व, 3,400 रिवैल्यूएशन रिजर्व और 47,000 का आपके पास है रिटेन अर्निंग। सही, पहला हेड किसका बनाते हैं आप सर? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है जी। इसमें क्या क्या आएगा सर?
प्रॉफिट फॉर द ईयर आपने इनकॉर्पोरेट करोगे। सवाल ने कितना प्रॉफिट बताया आपको? 2010 में 5,300 रुपये का। तो ईयर 2010 में रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर दिए मैंने 5,300। इसी के साथ सर आपको कुछ एक्सचेंज गेन भी हुआ था, तो एक्सचेंज गेन भी मैंने ऐड कर दिया 800 रुपये का ट्रांसलेशन रिजर्व में। सवाल नहीं बताया था सर ये मेरी सर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मुकम्मल हो गई। ठीक है, इसके बाद अगली बारी ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के साथ क्रोनोलॉजिकली हमारी पहली ट्रांजैक्शन थी फाइनल डिविडेंड की, और फाइनल डिविडेंड सर हमने कैश भी पे किया और बोनस भी पे किया। ठीक है, कितना कितना पे किया अब ये चेक करते हैं। सर मैं ईयर 2010 के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ईयर 2010 के लिए अगर मैं बना रहा हूँ तो फाइनल डिविडेंड 2009 का पे हो रहा होगा। तो सर कैश डिविडेंड 2009 के लिए हमने जो अनाउंस किया वो 10% किया, और बोनस डिविडेंड जो हमने अनाउंस किया वो 25% किया। सही बना रहा मैं 2010 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हूँ, लेकिन क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड है तो मतलब लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स के ऊपर जो डिविडेंड इशू करूँगा वो मेरा 2009 के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो 2009 में मैंने 10% इशू किया कैश डिविडेंड और 25% इशू किया मैंने स्क्रिप्ट डिविडेंड। ठीक है जी, तो कैश एट द रेट ऑफ 10% और बोनस एट द रेट ऑफ 25%। ठीक है जी, और शेयर कैपिटल का मेरा ओपनिंग बैलेंस है 15,000। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 10% तो 1,500 आता है। 1,500 मेरा शेयर कैपिटल में से रिटेन अर्निंग्स में से लेस हो जाएगा। इसी तरीके से जब मैं बोनस के पास जाता हूँ तो बोनस 15,000 पे मल्टीप्लाई करूँगा 25% के हिसाब से, तो मेरे बोनस डिविडेंड बनेगा 3,750। सर क्योंकि ये बोनस डिविडेंड है तो इसकी एंट्री बनेगी रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो शेयर कैपिटल को भी मैं इंक्रीज़ कर दूंगा 3,750 से। ठीक है जी, ये मेरी पहली ट्रांजैक्शन मुकम्मल हुई। दूसरी ट्रांजैक्शन थी मेरी सर राइट इशू की। अच्छा, किस हिसाब से राइट इशू किया था हमने? इन मार्च 2010 25% के हिसाब से, प्राइस थी ₹40 पर शेयर। ठीक है जी, तो राइट इशू एट द रेट ऑफ 25%। कैसे निकलेगा सर? वर्किंग बना लेते हैं। सर 15,000 का मेरे पास ओपनिंग शेयर कैपिटल था, प्लस 3,750 मैंने मज़ीद शेयर इशू किए। ठीक है, इसको अगर मैं टोटल करूं तो मेरे पास जो फिगर आती है वो बनती है 18,750, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 10 से अपनी पार वैल्यू से तो मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाते हैं। जो कि बनते हैं 1875। ठीक है, इन नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर 25% के हिसाब से मैंने राइट इशू किया, तो राइट इशू के नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बन गए सर मेरे पास? 4688। सर राउंडेड ऑफ फिगर लिख रहा हूँ मैं, 4688। अच्छा जी, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से तो मेरे पास शेयर कैपिटल की अमाउंट आ रही होगी, और इसी को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा प्रीमियम की अमाउंट जो कि 30 बन रही है। 30 कैसे बन रही है सर? सवाल ने आपको फिगर बोला था कि आपका शेयर इशू हो रहा है 40 रुपीज़ पर शेयर पे, 10 प्रीमियम में चला गया, बचा 30, तो उस 30 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास शेयर प्रीमियम की फ़िगर भी आ जाएगी। फिगर्स क्या बनती हैं सर? 4688 शेयर कैपिटल की बनती है, और शेयर प्रीमियम की फ़िगर बनती है 14063। इन फिगर्स को उठा के मैं राइट इशू में इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। 14688 एंड 14063। ठीक है जी, राइट इशू भी हो गया आपका। राइट इशू के बाद अगली ट्रांजैक्शन थी हमारी इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड भी दो हिस्सों में था सर, एक कैश और एक बोनस।
सर इंटरिम डिविडेंड 2010 के लिए 25% हमने कैश इशू किया और 15% हमने बोनस इशू किया। तो कैश एट द रेट ऑफ 25% एंड बोनस एट द रेट ऑफ 15%। सर कैश कैसे निकलेगा? कैश डिविडेंड के लिए 15,000 प्लस 3,750 प्लस 4,688, ये आपका टोटल शेयर कैपिटल बना। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं अपनी परसेंटेज से जो कि 25% है, तो मेरे पास इंटरिम कैश डिविडेंड की फिगर आ जाएगी जो कि बनती है 5860। सही है जी। और यही तीनों का सम करके अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोनस की फिगर से जो कि 15% है, तो मेरे पास फिगर बनती है 3516। और यही चीज़ मुझे शेयर कैपिटल में भी ऐड करनी होगी क्योंकि बोनस शेयर्स में इशू कर रहा हूँ, मतलब मेरा शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। तो ये मेरा इंटरिम डिविडेंड भी इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक है जी। अब क्या करें सर? ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स के बाद अगला हेड बनता है इंटरनल ट्रांसफर्स का। इंटरनल ट्रांसफर्स में मेरे पास दो किस्म के ट्रांसफर सवाल ने बताए थे। एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का जो रिवैल्यूएशन रिजर्व से उठ के रिटेन अर्निंग में जा रहा होगा, और एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जनरल रिजर्व में, तो मतलब रिटेन अर्निंग से उठ के जनरल रिजर्व में जा रहा होगा। ठीक है जी। तो पहला ट्रांसफ़र आपके पास आया जनरल रिजर्व। 10% ऑफ द प्रॉफिट बोला है सर। प्रॉफिट हमने कमाया 5,300 रुपये का, तो इसका 10% बनता है मेरा 530 रुपीज़, जो मैंने रिटेन अर्निंग्स में से निकाल दिया और जनरल रिजर्व के कॉलम में ऐड कर दिया। ठीक है जी। इसी तरीके से जब मैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन देखता हूँ, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन सवाल ने ही मुझे बताई थी 2400 फॉर द ईयर 2010। तो सर ये 2400 मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल दूंगा और इसको ऐड कर दूंगा अपने रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में। ठीक है जी। इंटरनल ट्रांसफर्स भी आ गए सर। सारी चीज़ों का सम कर लेते हैं। सारे अकाउंट्स आ गए। अच्छा जी। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल का आपके पास टोटल आ रहा है 26,954। शेयर प्रीमियम का टोटल आपका बनता है 44,063। ट्रांसलेशन रिजर्व का टोटल आपके पास बनता है 4,800। फिर जनरल रिजर्व का टोटल आपके पास बनता है 6,530। रिटेन अर्निंग्स का टोटल 1,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ 2,400 एंड रिटेन अर्निंग्स का टोटल आपके पास बनता है 39,545। ये सर आपकी क्लोजिंग बैलेंस आ गए फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। रिक्वायरमेंट थी आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। तो मुझे 2011 तक जाना होगा। केट लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 31 दिसंबर 2011। ठीक है जी। अच्छा सर बैलेंसेस कौन कौन से होंगे? वही होंगे जो पिछले साल थे। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ट्रांसलेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग। ओपनिंग बैलेंस सबसे पहली चीज़ लिखी जाएगी जो कि पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस बन जाएंगे मेरे। 26,954 शेयर कैपिटल का ओपनिंग आ गया। 44,063 शेयर प्रीमियम के लिए, 4,800 ट्रांसलेशन रिजर्व के लिए, 6,530 जनरल रिजर्व, 1,000 फॉर रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड 39,545 हमारा रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब क्या करें सर? पहला हेड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में से हमारे पास आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड एक्सचेंज गेन्स। सर प्रॉफिट हमने साल में कमाया 2011 में 7,600 का, और एक्सचेंज गेन हमने कमाया 650 रुपये का। तो रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में 7,600 मैंने ऐड कर दिए, और ट्रांसलेशन रिज़र्व के कॉलम में 650 रुपये मैंने ऐड कर दिए। ठीक है जी, ये मुकम्मल हुआ। तो सर अगला हेड किसका खोलूँगा मैं? ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के साथ कौन कौन सी ट्रांजैक्शन थी सर? एग्जैक्ट सेम अपना हमारा वो चल रहा है क्रोनोलॉजी। पहली ट्रांजैक्शन थी हमारे पास फाइनल डिविडेंड की, जो कि हमने कैश और बोनस दोनों की फॉर्म में दिया था। रेट चेक कर लेते हैं सर जाके। सर 2011 के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ तो फाइनल डिविडेंड मेरा 2010 वाला पे हो रहा होगा। तो फाइनल कैश डिविडेंड मैंने 25% के हिसाब से पे किया, और फाइनल स्क्रिप डिविडेंड मैंने 35% के हिसाब से पे किया। ठीक है जी। तो कैश एट द रेट ऑफ 25% एंड बोनस एट द रेट ऑफ 35%। फाइनल डिविडेंड कैश कैसे निकलेगा सर? ओपनिंग बैलेंस हमें सवाल ने बताया है, इसी के ऊपर अगर मैं परसेंटेज लगा दूं अपनी 25% की, तो मेरे पास कैश डिविडेंड आ जाएगा जो कि बनता है 6,738 का। ये मेरा रिटेन अर्निंग्स में से माइनस हो जाएगा। और सर अगर इसी ओपनिंग बैलेंस पे मैं बोनस डिविडेंड की परसेंटेज यानी 35% लगाऊं तो मेरे पास बोनस डिविडेंड भी आ जाएगा जो कि बनता है 9,434 का। सर ये रिटेन अर्निंग में से माइनस और शेयर कैपिटल में प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी सर मेरी राइट इशू की। राइट इशू सर कितना किया हमने इस बार? 1 for 5 शेयर्स हेल्ड। ठीक है जी, 1 for 5 शेयर्स हेल्ड एट द रेट ऑफ ₹52 पर शेयर। सर जिस तरीके से पिछले साल हमने वर्किंग करी एग्जैक्टली उसी तरीके से वर्किंग होगी, तो मैं डायरेक्ट फिगर्स आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। राइट इशू की शेयर कैपिटल की फ़िगर बनेगी 7910 एंड शेयर प्रीमियम की फ़िगर बनेगी 33,223। क्या करेंगे सर? इन दोनों को टोटल करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 1/5 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ राइट इशू आ जाएंगे, और उन नंबर ऑफ़ राइट इशू को 10 और 42 से मल्टीप्लाई करके हम अपने फिगर्स निकाल लेंगे। ठीक है जी। राइट इशू के बाद अगली ट्रांजैक्शन हमारे पास है इंटरिम डिविडेंड की। इंटरिम डिविडेंड भी दो तरीक़ों से पे किया गया था, एक कैश और एक बोनस। कैश हमने कितना पे किया सर? अच्छा, इंटरिम डिविडेंड है तो इसका मतलब 2011 के अपना बैलेंस इसको देख रहा हूँ। 2011 के हिसाब से 20% मैंने कैश डिविडेंड पे किया है और 30% मैंने इंटरिम स्क्रिप डिविडेंड पे किया है। तो कैश डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20%, बोनस डिविडेंड एट द रेट ऑफ 30%। क्या फिगर्स बनती हैं सर इंटरिम डिविडेंड की? मेरी फिगर्स बनेंगी कैसे सर? टोटल शेयर कैपिटल दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों शेयर कैपिटल के वैल्यूज़ को ऐड करके अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 20% से तो मेरे पास फिगर आती है 8859, जो रिटेन अर्निंग्स के कॉलम से लेस हो जाएगी एज अ कैश डिविडेंड। और जब इन्हीं तीनों को ऐड करके मैं मल्टीप्लाई करूँ 30% से तो मेरे पास फिगर बनती है 13289, जो कि बोनस डिविडेंड बन जाती है। और सर क्योंकि ये बोनस डिविडेंड है तो शेयर कैपिटल में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेरी ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स मुकम्मल हो गई। इसके बाद अगली बारी किसकी है सर? इंटरनल ट्रांसफर्स की है। अगला हेड मैंने खोल दिया इंटरनल ट्रांसफर्स। सही है जी। दो किस्म के ट्रांसफर्स थे सर, एक जनरल रिजर्व
और एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। सर जनरल रिजर्व तो 10% ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से ट्रांसफ़र हो रहा होगा, तो 7,600 का हमने प्रॉफिट कमाया है, तो इसी का 10% 760 रुपीज़ में जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो ये रिटेन अर्निंग्स में से लेस हो जाएगा और जनरल रिजर्व के कॉलम में ऐड हो जाएगा। सही है जी। जनरल रिजर्व के बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व की बारी आएगी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की, जो हमें सवाल ने बताई है 2800। सर लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो मेरा ओपनिंग बैलेंस है 1000 का, ठीक है, मुझे ट्रांसफ़र करना है 2800। सर इसका वैसे तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को लेस ख़त्म करते हो, फिर उसको रिवैल्यूएशन लॉस को प्रॉफिट से जाके एडजस्ट करते हो, लेकिन क्योंकि अभी आपने IAS 16 नहीं पढ़ा तो आप सिंपली अभी के लिए 2800 सिंपली माइनस करके इसका बैलेंस नेगेटिव लिख लो। ठीक है जी। यहाँ पे आके सर ये सवाल मेरा मुकम्मल हुआ, अब मुझे सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने। शेयर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास बनता है 57587। शेयर प्रीमियम का 77286। ट्रांसलेशन के लिए बनता है 5450। जनरल रिज़र्व 7290। रिवैल्यूएशन रिज़र्व 1800 नेगेटिव में और रिटेन अर्निंग्स का 10864। ये सर आके मेरा केट लिमिटेड वाला सवाल मुकम्मल हुआ। सर सवाल थोड़ा सा लेंदी है ये, लेकिन इजी है, सिंपली आपको ट्रांजैक्शंस इनकॉर्पोरेट करनी है। ये 2011 की आपके पास चेंजेस इन इक्विटी आ गई और ये 2010 के लिए चेंजेस इन इक्विटी का सवाल आ गया। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन नंबर 15 के पास चलते हैं।